दिखाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय जागरण समिति बीदर कर्नाटक, हम सब के बुजुर्ग जनाब शिव कुमार स्वामी गुरुजी, बीदर और मेरे बीच में यहां तक लाने में एक राम सेतु की भूमिका अदा करने वाले मेरे बड़े भाई, हैदराबाद के जाने माने डॉक्टर मोहन गुप्ता, उनके साथी शर्मा जी, वाजपेयी साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आने से पहले एक घटना घटी है। आप सब मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। तो मैं किसी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, वो कितना बड़ा हो, कितनी ताकतवर सरकार हो, मेरे मूल में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कोई बात किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता। भाषा की मर्यादा में मैं अपनी बात पूरी ताकत से रखता हूं। मेरी बात से कोई नाराज होता हो तो कल होने की जगह वो अभी हो जाएगा। इसलिए कि सत्ताएं आनी जानी हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, संगठन टूटते बनते रहते हैं और राष्ट्र हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी अगर यह तय करना हो कि पार्टी, संगठन और तमाम दूसरी चीजों में से कुछ चुनना हो, तो जब आप राष्ट्र को चुनेंगे तो ध्यान रखिएगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेंगी करना क्या है। इस लोकतंत्र में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारों को भीड़ तंत्र सड़कों पे डराने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे समय में कर्नाटक में एक घटना घटी। मैं उसमें नहीं जाता कि उसके पीछे कौन व्यक्ति विशेष था। मैं ये मानता हूं आपका जनसमूह मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अगर आया है तो ये सारा क्रेडिट आपको है कि आपके कारण सत्ताएं बदल नहीं रही हैं। सत्ताओं पे बैठने वालों को समझ में आ गया है कि अब सत्ता पे बैठ करके हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो सत्ताओं के दलों की जो भूमिका है, जो समाज की धड़कन है, अगर उसका कोई भी विरोध भी करता है तब भी उस विरोध के कारण कर्नाटक की विधानसभा में स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर आपके दबाव में लगती है। कोई नेता, कोई पार्टी, संगठन ये न समझे कि किसी ने ये काम किया है। हमको बहुत कुछ पता है दिल्ली में रहते हुए। इसलिए इस बदलाव को किसी पार्टी और संगठन तक सीमित मत रखिएगा। संगठन अपने स्वार्थ में परिभाषा बदलते हैं, राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में मैनिफेस्टो में ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन आपका दबाव रहेगा तो सत्ता पे बैठने वाले लोग इस भारत की संसद के अंदर ऐसा भी इतिहास रचते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं करता है। और लोग समझते हैं
कि सरकार में एक्स ने या वाई ने कोई बड़ा काम किया है। आपने जब से अपने मुद्दे बदले हैं, जब से अपना एजेंडा बदला है, आपने हमें रोजगार चाहिए, प्याज के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम कम कर दो। ये जो सनातनी हिंदू ने भीख मांगने की परंपरा से आगे बढ़ के कहा कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, आप सनातन की रक्षा में सनातन को तोड़ने वाले, सनातन को खत्म करने वाले, सनातन के खिलाफ सड़कों पे हत्याएं करने वालों को समाप्त कर दिए, हम आपके साथ खड़े। इसी का नतीजा है कि भारतीय संसद के इतिहास में दिल्ली में बैठने वाले नेताओं के पीछे जब आपने एक ताकत का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया और बार बार सरकारें इस बात पर नहीं बदली कि आज प्याज के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बने, मेरी जाति के लोगों को ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, इस दबाव ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि ये घटनाएं मुझे मालूम है कि सत्ताएं और पार्टियां आप तक नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ मर्यादा है और मर्यादा में रहने से कभी कभी आपके अंदर जो पुरुष पे हट गई। ज्यादातर सनातनी हिंदू समझता है कि एक प्रपोजल आया, एक प्रस्ताव आया, उसे पास हो गया और उससे धारा हट गई और कश्यप ऋषि की धरती पर जिन आताताइयों ने, जिन आक्रांताओं ने कश्यप ऋषि के वंशज जो कश्मीर में शांतिपूर्वक अपनी उपासना करते थे, उसमें से 2500 लोगों का कत्ल किया, 5.5 लाख लोगों को, उन सनातनियों को भागने पे मजबूर कर दिया। वहां एक धारा थी, उस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना जरूरी था, लेकिन एक सदन में आपका बहुमत नहीं था। आप यहां से जब इस बात को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सभा में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, मेरी मां, बहन, बेटी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है, इसका अंदाजा आपको लगेगा। हो गया ये पूरे देश में जो जागृति की क्रांति चली है, इस क्रांति में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई बनिया है, ना कोई दलित है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है। जिस दिन आपने इस क्रांति का मुजाहरा, प्रदर्शन 2014 में किया, उस दिन देश के, दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि 700 साल के बाद सनातनी पहली बार जागा है। और आपके जागने की ऐसे नहीं था कि आप जाग गए फिर सो गए, जाग गए फिर सो गए। आपकी गिनती को देख करके पूरे देश में लगता है कि आपने कसम खाई है कि अगले 500 साल तक सोना नहीं है। इस धारा 370 का जो प्रस्ताव आया, संसद के उस सदन में आया जिस सदन में सत्ताधारी पार्टी का बहुमत नहीं था। सोचा कभी आपने ये? लेकिन जब समाज जागृत हो जाता है, ऊंच नीच से हट जाता है, अपने मुद्दों को मुद्दा समझता है, ये तथाकथित तत्कालिक मुद्दों पे जो बहकाए जाते हैं, उन मुद्दों के अलावा जब वो ये समझता है कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तो सत्ता में बैठने वाला राष्ट्र की चिंता करेगा। एक सदन के अंदर जिसमें बहुमत नहीं था, आपका दबाव था कि सत्ता पर बैठने वालों को पता था कि 2014 में हमने यह वादा किया है कि 370 हटेगी, धारा 35 पे हटेगी और राम मंदिर का भी फैसला हो। ये तमाम वादे हम 70 साल से देख रहे थे, मैनिफेस्टो में आते थे, चले जाते थे। सरकारें बनी आपकी, पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, फिर भी बनी,
लेकिन 2014 में जो आपने किया, सत्ता में बैठने वालों को थोड़ा भरोसा हो गया कि शायद पहली बार हमारे ऊपर सनातनी हिंदू विश्वास कर रहा है। आपको लगा कि शायद बहुमत बहुत कट टू कट दिया है, तो आपने बिना सवाल पूछे, बिना अपने निजी स्वार्थों, अपनी जाति के स्वार्थों को एक तरफ रखा और 2019 में उस बहुमत को इतना शक्तिशाली किया कि यह मैसेज दे दिया, आप काम करें, बहुमत देना हमारा काम है। और तब राज्यसभा में सत्ताधारी पार्टी का बहुमत नहीं था, लेकिन आपका दबाव नेताओं के सर पर था और वहां प्रस्ताव रखा गया। बहुत लोग हंस रहे थे, बहुत लोगों को लगा कि देखो आप जानबूझकर यह प्रस्ताव लाए हैं राज्यसभा में, क्योंकि जानते हैं कि इसमें तो बहुमत ही नहीं है, और बहुमत नहीं है तो बाद में कह देंगे देखिए साहब अभी हमारे पास यहां बहुमत आने में हमें समय लगेगा। आप जितने जल्दी में थे, जिन कार्यों से आपने दोबारा मौका दिया, उस दबाव ने उनके दिमाग को तेज चलाया और उन्हीं लोगों ने ताज्जुब हो गया उस वक्त। पूरा देश और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, चाहे उनकी गिनती 15 से 20 करोड़ हो, वो सब सख्ते में आ गए। उनके नीचे से जमीन खिसक गई कि यह कैसे हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का संसद के जिस सदन में बहुमति नहीं है, उसी में वो प्रस्ताव पास हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, समाज जिस दिन अपने बीच में से चाणक्य पैदा करेगा, चाटुकार नजर नहीं आएगा। आप चाणक्य पैदा करते हैं तो चाणक्य उस घटाना जोड़ने के साथ साथ यह भी करता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपना काम किया जाए।